गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्य खंड का फोर्थ कविता जो है आपकी कैमरे में बंद अपाइज पढ़ेंगे, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय देखिए बेटा। रघुवीर सहाय जो हैं बेटा, वो 7वीं शताब्दी के दूसरे सप्तक के और 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं बेटा। इनका जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम बेटा हरदेव सहाय था और ये साहित्य के अध्यापक थे इनके पिता भी। और 1951 में इन कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की थी। इन्होंने जो अपना रचना कार्य है वो 1946 से ही आरंभ कर दिया था, अर्थात एमए करने से पहले ही इन्होंने ये आरंभ कर दिया था। और ये आरंभ में किससे जुड़े थे? पत्रकारिता से जुड़ गए थे। 1949 में इन्होंने दैनिक नवजीवन को अपनी सेवाएं देनी आरंभ कर दी थी, अर्थात दैनिक नवजीवन पत्रिका से ये जुड़ गए थे 1949 में। 1951 में ये दैनिक समाचार पत्र के संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु इसी वर्ष वे दिल्ली चले गए और वहाँ पर ये प्रतीक जो पत्रिका है उसमें सहायक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1953 से 57 तक इन्होंने आकाशवाणी में काम किया। इसके बाद ये कल्पना पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बन गए बेटा। इसके बाद 1961 में ये पुणे आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दोबारा देने लगे। एक बार कब गए थे ये? 1953 से 1957 में आकाशवाणी में काम करते थे। इसके बाद ये दिल्ली आ गए थे, कल्पना पत्रिका से जुड़ गए थे, लेकिन फिर 1961 में ये दोबारा आकाशवाणी में अपनी सेवाएं देने लगे। बाद में 1959 में ये दिनमान एक साप्ताहिक पत्रिका है जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है, उससे जुड़ गए। 1982 तक ये इसके प्रधान संपादक रहे। किसके? दिनमान के ये प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे, परंतु बाद में स्वतंत्र लेखन करने लगे और 30 दिसंबर 1990 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बेटा वो निम्नलिखित हैं, जैसे दूसरा सप्तक, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ऊपर से आपकी दी हुई है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, अनेक पत्रकारिताओं का पालन किया है इन्होंने। ये कई पत्रिकाओं के संपादक, उप संपादक के रूप में भी कार्य किया है। इन्हें जो पुरस्कार है वो जो सम्मान है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है बेटा इन्हें। और इनकी जो मृत्यु है वो भी दिल्ली में हुई थी, क्योंकि ये दिल्ली चले गए थे। कब गए थे दिल्ली ये बेटा? 1957 के बाद में ये दिल्ली चले गए थे और 1990 में इनका जो निधन है वो दिल्ली में हुआ था। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं बेटा, अर्थात इन्होंने अपने काव्य में जिस पर ज़्यादा बल दिया है, जिस विषय को ज़्यादा लिखा है, तो इन्होंने पहले तो राजनीतिक चेतना के बारे में लिखा है। कवि ने राजनीति की क्रूरता और गतिविधियों का वर्णन किया है अपनी कविताओं में। इन्होंने अपनी कविताओं में राजनीति में देश को अवसरवादिता, जातिवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां के बारे में लोगों को बताया है। इस संदर्भ में कवि ने काव्य में क्या किया है बेटा? लोकतंत्र के भ्रष्टाचार का जो प्रतीक हैं उनके बारे में भी बताया है। और इसके बाद इन्होंने सामाजिक चेतना, अर्थात समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनका अपनी पत्रकारिता में संपादक जो थे उनमें कार्य किया है। कहीं कहीं इन्होंने जनसाधारण का पक्षधर भी दिखाई देता है। कहीं पर इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक विरोधों और अंतर्विरोधों और विसंगतियाँ जो है उसको भी उद्घाटित किया है। कवि ने मध्यवर्गीय जीवन के दबाव, लोकतंत्रीय जीवन की विडंबना का भी वर्णन किया है। इन्होंने अपने जो कविताएं हैं इनमें मानवीय संबंधों का भी वर्णन किया है। कवि ने मानवीय संबंधों का वर्णन करते हुए मानव की जो व्यथा है उस पर भी प्रकाश डाला है। कवि ने स्त्री जीवन की जो पीड़ा है उसको भी मुखरित किया है अपनी कविताओं में। कवि की एक कविता है बैंक में लड़कियां। इस कविता में कवि ने स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान पर प्रकाश डाला है।
इसके बाद इसका एक कविता चेहरा है, उसमें इन्होंने एक गरीब लड़की का वर्णन किया है। कैमरे में जो बंद अपाहिज जो कविता आप पढ़ेंगे आज, उस कविता में भी इन्होंने अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का, संवेदना का वर्णन किया है, उनकी पीड़ा को व्यक्त किया है। इन्होंने क्या सामाजिक और राजनीतिक जो विसंगतियां हैं उनके ऊपर अपना आक्रोश अर्थात गुस्सा भी व्यक्त किया है और व्यंग भी किया है उनके ऊपर अपनी कविताओं में। कवि ने अवसरवादिता, समझौता परस्ती, जातिवाद, मध्यवर्गीय आडंबर आदि पर कवि ने अपनी वाणी में आक्रोश प्रकट किया है अपनी कविताओं में, और इन पर काफ़ी लोकतंत्र पर तो काफ़ी व्यंग भी किया है। इस संदर्भ में रामदास नामक कविता जो विशेष महत्व रखती है कवि की, उन्होंने उसमें समाज के ताकतवरों की बढ़ती हुई हैसियत का एहसास कराती है और लोकतंत्र पर व्यंग करती है। जो ये इनकी कविता है रामदास, इस कविता में इन्होंने लोकतंत्र पर करारा व्यंग किया है। इनकी जो भाषा शैली है बेटा वो सरल और सहज है। सरल सहज है इनकी भाषा शैली। अब असामान्य बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा शैली है वो बेटा परिनिष्ठित हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है। इन्होंने कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने आरंभिक कविताओं में इन्होंने प्रकृति के बिंब देखे जा सकते हैं इनकी कविताओं में, अर्थात इसके प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से रघुवीर सहाय का जो काव्य है वो नई कविता से लेकर के समकालीन कविता की प्रवृत्ति लिए हुए है। इनकी कविताएं प्रेम, प्रकृति, परिवार, समाज, राजनीति का यथार्थ वर्णन करने में सक्षम रही हैं। इस बात देखते हैं बेटा जो कविता आज हम पढ़ेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है बेटा, ये रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। रघुवीर सहाय का एक काव्य संग्रह है बेटा, लोग भूल गए हैं। ये जो कविता है आपकी कैमरे में बंद अपाहिज कविता, ये लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ही संकलित है। इस कविता में कवि ने जनसाधारण की जो भाषा शैली में अर्थात लोगों को जो समझ आ जाए आसान शब्दों में अपाहिज व्यक्ति की विडंबना को प्रकट किया है। इसमें जो ये कविता है इसमें अपाहिज व्यक्ति के बारे में बताया है। अपाहिज कहते हैं कि हमारा जो समाज है, आज का जो मीडिया है, वो विकलांग व्यक्ति को क्या करता है, वो अधिक पीड़ा देता है। किस लिए? अपनी लोकप्रियता का माध्यम बनाने के लिए, अर्थात अपनी लोकप्रियता के लिए जो मीडिया है वो अपाहिज व्यक्ति के दुख को और बढ़ा देता है। वो जो विकलांग व्यक्ति है वो मीडिया के समक्ष उसको रख करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जवाब देना कठिन हो जाता है। तो क्या होता है, उसकी वेदना और बढ़ जाती है, और जो वेदना बढ़ जाती है तो जब वो वेदना फूटती है उसको देख करके दर्शक जो होते हैं वो रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो कार्य संचालक होते हैं वो देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो रहा है। जो पीड़ित जो अपाहिज व्यक्ति की जो पीड़ा है उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उन्हें तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, लोकप्रिय बनाना है। ठीक है, मीडिया के जो कर्मचारी है वो विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और एकमात्र जो उनका कष्ट होता है उसको क्या मानते हैं, सिर्फ कार्यक्रम की नज़र से ही देखते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में दूरदर्शन और स्टूडियो के भीतर जो दुनिया है उसको रेखांकित किया है कि वो किस तरीके से लोगों के दुख का साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके दुख के साथ खेलते हैं और अपना जो कार्यक्रम है उसको लोकप्रिय बनाते हैं। लेकिन कवि का मानना है कि पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर पीड़ा का व्यापार नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी के दुख को हमें क्या नहीं बनाना चाहिए, अपनी कामयाबी का, अपनी लोकप्रियता का मार्ग नहीं बनाना चाहिए। हमें उस स्थिति से बचना चाहिए जो दूसरों को मर्म को आहत करती है, अर्थात हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो, पीड़ा हो। तो जो विकलांग व्यक्ति के प्रति संवेदना और सहानुभूति जो है वो इस कविता में कवि ने प्रकट की है। हमें दूसरों के जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति अपने हृदय में क्या रखनी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए और उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो देखिए बेटा कविता देखिए,
हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, ए हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। इस कविता में जो दूरदर्शन कर्मी है वो कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ और शक्तिवान कौन है? जो मीडिया कर्मचारी है, जो मीडिया संचालक है। तो जो दूरदर्शन कर्मी है वो स्वयं को क्या मानते हैं? समर्थ और शक्तिशाली समझते हैं, क्योंकि वे अपनी बात को सब लोगों तक पहुंचाने में क्या है? समर्थ हैं। इसके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से। कह रहे कि आज हम एक दुर्बल को लाएंगे इस बंद कमरे में, कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को इस बंद कमरे में, मजबूर व्यक्ति को लेकर के आएंगे। उस व्यक्ति, जो वह व्यक्ति एक विकलांग होगा जो अपनी आजीविका नहीं चला सकता है। बंद कमरे में हम उससे क्या करेंगे? उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? हम क्या पूछेंगे उससे? जो मीडिया कर्मचारी हैं वो उनसे क्या प्रश्न करेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं, यानी कैसे आप अपाहिज हुए? अपाहिज तो दुख देता होगा, ये अपाहिजपन जो है वो आपको दुख देता होगा। क्यों दुख देता होगा? क्योंकि आप कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बोए तुके जो सवाल हैं, ये जो मीडिया कर्मचारी हैं ये अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अर्थात उसकी तरफ, अपाहिज व्यक्ति की तरफ कैमरा करके दिखाएंगे। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और वो क्या, जो अपाहिज व्यक्ति है वो प्रश्न को सुन करके और अधिक दुखी हो जाएगा और वह अपने दुख को, अपने प्रश्नों के उत्तरों को जल्दी से बता नहीं पाएगा। सोचिए, फिर दोबारा जो कर्मचारी हैं वो व्यक्ति पर जोर डालते हुए कहेंगे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? अर्थात उनसे पूछा जाएगा यदि आप अपाहिज हैं तो अपाहिज होकर आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, अर्थात जो मीडिया कर्मचारी है वो व्यक्ति को इशारा करते हुए बताएंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, अब बताने की थोड़ी कोशिश करिए। इस तरीके से मीडिया कर्मचारी जो हैं वो व्यक्ति से, अपाहिज व्यक्ति से सवाल पूछेंगे और उसके दुख को और अधिक बढ़ा देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अर्थात अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया कर्मचारी है वो क्या करेगा बेटा? वो व्यक्ति से प्रश्न पूछ कर उसको रुला देंगे। अर्थात इतने प्रश्न पूछे जाएंगे उससे कि वह रो पड़ेगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, क्या, और जो दर्शक होते हैं वो भी क्या करते हैं? उस व्यक्ति के रोने का इंतज़ार करते हैं कि कभी यह व्यक्ति रोए। यह प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरीके से उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वह अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा से क्या हो, दुखी हो जाए और फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही अपाहिज व्यक्ति रोने लगेगा तो मीडिया कर्मचारियों का जो, या मीडिया संचालक का, मीडिया कार्यक्रमकर्ता का जो कार्यक्रम है वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई, ये जो मीडिया कर्मचारी है वो क्या करेंगे? पर्दे पर उस रोए हुए व्यक्ति की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, उसकी आंखों को दिखाएंगे, सूजी हुई आंखों को, और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट सी। आशा है आप उससे अपनी अपंगता की पीड़ा मानोगे। ठीक है, कि क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो अपाहिज व्यक्ति है, वह कुछ ना कुछ कहने की इच्छा कर रहा होता है, उसके होठ फटफटा रहे होते हैं, आंखें उनकी सूजी हुई होती हैं। ये सारा जो दृश्य है ये मीडिया कर्मचारी किसको दिखाएंगे? दर्शकों को दिखाएंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। अब मीडिया कर्मचारी जो होते हैं खाली अपाहिज व्यक्ति के रोने पर संतुष्ट नहीं होते हैं, वो फिर सोचते हैं कि दर्शक भी इसके साथ साथ रोए, तब उनका कार्यक्रम जो है वो अधिक लोकप्रिय होगा। तो वो एक और कोशिश करते हैं, दर्शक को कहते हैं धीरज रखिए, हम दोनों को एक संग रुलाने में, कि हम इन दोनों को एक साथ रुलाने में क्या है जाएंगे? सक्षम होंगे। आप और वह दोनों कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। ठीक है, तो क्या होगी? दर्शक कर्मचारी जो दर्शक होते हैं वो दोनों भी क्या करेंगे कि बस, और जो कर्मचारी हैं वो भी दोनों क्या कहेंगे कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, कि अब इस व्यक्ति से, अपंग व्यक्ति से, अपाहिज व्यक्ति से कोई प्रश्न मत पूछो, बस रहने दो, क्योंकि उधर
की पीड़ा को देख करके, अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को देख करके जो दर्शक होते हैं वो भी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। पर्दे पर क्या होती है? वक्त की कीमत होती है। ऐसा कह करके मीडिया कर्मचारी हैं वो मुस्कुराएंगे और देखेंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। ठीक है। और इस तरीके से उनकी पीड़ा को दिखा करके जो मीडिया कर्मचारी हैं वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को बताते हुए कि इसमें थोड़ी कसर है, इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे, थोड़ी सी कसर रह गई है, इस तरीके से कह करके अपने कार्यक्रम का जो क्या है वो क्या कर देंगे बेटा, समापन कर देंगे, धन्यवाद कहते हुए। अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती। सिर्फ अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए जो मीडिया कर्मचारी हैं वो एक अपंग व्यक्ति का किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, किस तरीके से उसकी पीड़ा को अपने रोज़गार का, अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं। ये सब बातें जो है कवि ने इस कविता के माध्यम से बताई है। हमें इस तरीके से लोगों की दूसरों की पीड़ा को नहीं मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। और जो कर्मचारी हैं, जो मीडिया कर्मचारी हैं, उन्हें भी इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये दूरदर्शन के जो सामाजिक कार्यक्रम है उसका भी, दूरदर्शन कर्मियों का भी इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्दाफाश किया है। उन्होंने उनकी क्रूर तस्वीरें, जो कार्यक्रम संचालक होते हैं दूरदर्शन के और जो मीडिया कर्मचारी हैं, उनकी क्रूर दृश्य को इसमें दिखाया है। कैसे वो हृदयहीनता होती है, उनके अंदर हृदय नहीं होता है, जो दूसरों के पीड़ा को, कष्ट को, वो दुख को समझ नहीं पाते हैं और अपने कार्यक्रम को रोचक और लोकप्रिय बनाने के लिए और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो क्या करते हैं, एक अपाहिज व्यक्ति की जो पीड़ा होती है उसको और अधिक बढ़ा देते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये समाज के विरुद्ध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पर्दा होता है, पर्दे पर जो कार्यक्रम, दूरदर्शन कर्मचारियों को पर्दे पर सिर्फ सच्चाई दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो क्या करें, एक व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति के दुख को दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कवि ने यहाँ पर उन पर व्यंग किया है। दूरदर्शन कर्मी जो होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, व्यवसायी होते हैं। उन्हें अपने व्यवसाय तक मतलब होता है, दूसरे के दुख का कोई मतलब नहीं होता। उनके मन में दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। पर्दे पर दिखाई जा रही करुणा और वेदना तो उन्हें कोई सरोकार नहीं है, अर्थात उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, धन कमाना और अपने व्यवसाय को चमकाना। तो इस तरीके से कवि ने इस कविता के माध्यम से दूरदर्शन कर्मियों की मनोवैज्ञानिकता का वर्णन किया है। ओके बेटा।